मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने लास्ट क्लास में व्हाट इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये देखा था और कैसे हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालते हैं और कैसे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालते हैं ये देखा था। बच्चों आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। 5 numbers are in AP whose sum is 25, and product is 2520. If one of these numbers is minus 1 by 2, then find the greatest number amongst them. फर्स्ट ऑप्शन बच्चों है 21 by 2, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 27 एंड डी ऑप्शन है 7। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, ये टर्म्स ऑफ द एपी जो होगा वो होगा a माइनस डी। ऐसे आप एज्यूम कर लोगे a माइनस डी, a प्लस डी इज द एपी और डी द कॉमन डिफरेंस। देखो अगर बच्चों पहला टर्म a माइनस डी है, दूसरा टर्म a है और तीसरा टर्म अगर a प्लस डी है, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस आप जानते हो ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। और बच्चों के चार अगर लेना है आपको, इफ यू हैव टू टेक 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर आपको ऐसी एपी लेनी है जिसमें 4 टर्म्स है तो उसको कैसे लोगे उसको भी आप समझ लो। तो बच्चों आप ऐसे, अगर आपको 4 टर्म्स अगर मानना है तो आप ऐसे मानोगे, और इसमें जो डिफरेंस है बच्चों वो है 2d का डिफरेंस है। और अगर 5 लेना है तो क्या करोगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a माइनस 2d, ऐसे लोगे आप। और ऐसे ही आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो ट्रिक इसमें क्या रखना है आपको, ट्रिक क्या रखना है बच्चों, ट्रिक ये रखना है कि देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है अगर 3 है तो, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे 5 है अगर 5 टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस d है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो कॉमन डिफरेंस d ही रखोगे, 1d। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर बच्चों अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2d रखोगे, इवन 2d। ऐसे याद रखो बस, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर बच्चों a माइनस डी, a प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे अगर आपको 2d अगर कॉमन डिफरेंस बनाना है तो ऑब्वियसली आपको a माइनस डी और a प्लस डी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों काम हमारा आसान हो जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में 5 numbers are in AP whose sum is 25. Let the AP be a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, ऐसे आप एज्यूम कर लोगे। तो इनका सम क्या होगा, सम बच्चों देखो ये इसीलिए लिया जाता है ऐसे क्योंकि यहाँ पे देखो सम निकालोगे तो a प्लस 2d और a माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2a बच जाएगा, a प्लस डी और a माइनस d कैंसिल हो जाएगा 2a, तो फाइनली आ जाएगा 5a। 5a is equal to 25, so this implies a is equal to 5। प्रोडक्ट इनका निकालोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा a माइनस 2d इंटू a माइनस d इंटू a प्लस d, a प्लस 2d is equal to 2520। तो जो a माइनस 2d इंटू a प्लस 2d, a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, a माइनस d इंटू a प्लस d, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 2520। और अब बच्चों आप वैल्यूज रख दो, a इज इक्वल टू 5 निकला है ना यहाँ पे, तो इस a इज इक्वल टू 5 को रख दो यहाँ पे, पुट a इज इक्वल टू 5 इंटू, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर 25 माइनस 4d स्क्वायर इंटू 25 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 2520 अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पे a 5 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, तो 25 माइनस 4d स्क्वायर इंटू 25 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 2520 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 5 बार में जाएगा ना, और ये 504 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे, सो 2525 625 माइनस 25d स्क्वायर माइनस 100d स्क्वायर प्लस 4d टू द पावर 4 इज इक्वल टू 504।
और यहाँ से आ जाएगा 4t की पावर 4। बड़ा आराम से सॉल्व होगा। अभी लग रहा होगा आपको ये 4 डिग्री का इक्वेशन आ गया, कैसे सॉल्व होगा। डी स्क्वायर और 625 प्लस 625 504 को घटाओ तो 2 1 to 1 आएगा बच्चों। तो 1 to 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बच्चों ये डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, आप इसको ऐसे सोचो, ये डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो डी स्क्वायर को चाहो तो आप टी ले सकते हो। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन डी स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 125t प्लस 121 इज इक्वल टू 0। हीट एंड ट्रायल से बच्चों रूट निकालो, हीट एंड ट्रायल से यहाँ पे, या इसको कैसे स्प्लिट करोगे वहां से भी अंदाजा मिल जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस, यू कैन सी बाय हीट एंड ट्रायल। तो 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 121t प्लस 121 इज इक्वल टू 0, और 4t कॉमन ले लो यहाँ पे, तो t माइनस 1 माइनस 121 t माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4t माइनस 121 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से फाइनली मिल जाएगा t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 121 अपॉन 4। और t क्या था आपको पता है, t था d स्क्वायर। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू 121 अपॉन 4। So this implies d is equal to 1 or minus 1 or 11 upon 2 or minus 11 upon 2. Now the question is over. So बच्चों first term a is equal to 5 and these are the possible common differences. तो बच्चों आप एक चीज देखो, आप बड़ा आराम से सोच सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैंने जो क्वेश्चन लिया है आज की क्लास के लिए, ठीक है ना। आज हम जीपी भी करेंगे और एचपी भी, टाइम बचेगा तो करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो लेकिन मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बच्चों, वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 2020 जो जनवरी में एग्जाम हुआ था आईआईटी मेंस का, वहां से सेलेक्ट किए हैं। तो आपको रिसेंट ट्रेंड पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो 2020 आईआईटी मेंस का ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ से देखो, अगर D1 है और -1 है और A5 है, तो क्या कभी भी क्वेश्चन में ये कहा गया, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया है 5 numbers are in AP और whose sum is 25, product is 2520, if one of these numbers is -1/2। तो बच्चों उस AP का एक टर्म -1/2 भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि AP का क्या वन टर्म, अगर ये D अगर 1 है और फर्स्ट टर्म अगर 5 है बच्चों, तो क्या AP का जो है वन ऑफ द टर्म इज एवर गोइंग टू बी -1/2? इट इज नेवर गोइंग टू बी -1/2, क्योंकि AP बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारी AP यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब बच्चों ये है हमारा यहाँ पे A-2D A-D A-D और A+D A+2D। तो फर्स्ट टर्म का मतलब बच्चों यहाँ पे A-2D है, मैंने आपको A बोला लेकिन A-2D फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। लेकिन इफ A इज 5 बच्चों और यहाँ पे D अगर 1 रखोगे तो आप देखो बना सकते हो कि यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा बच्चों, ये 7 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 -2 3 आ जाएगा। सो 3 4 5 6 7 नन ऑफ द टर्म इज, तो बच्चों ये तो 1 और -1 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी तो बच्चों डिस्कार्ड हो गई। और बच्चों -11/2 और 11/2 में से पॉसिबिलिटी है, तो बच्चों अगर डी को आप ले लोगे 11/2, तो बच्चों A+2D तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। A+2D अगर D का 11/2 है तो A+2D वुड बी ग्रेटेस्ट। तो और A+2D की वैल्यू कितनी होगी 5 + 2 × 11/2, और ये जो है बच्चों 16 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी द इनफैक्ट एक्चुअल आंसर। यू कैन नाउ प्लग इन A and D, D is equal to 11/2, and you can check that this is going to be the resulting arithmetic progression, and one of the term is going to be बच्चों -1/2 also, ठीक है ना। तो आप ये चेक कर लोगे आराम से यहाँ से। तो आंसर यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, D is equal to का हमने ले लिया 11/2 ले लिया, तो आपका आंसर चलो रख लो, चलो रख के देख लेते हैं बच्चों।
5 अगर d को ln/2 रखते हो, चलो टेक d इक्वल टू ln/2, तो 5 और 5 प्लस बच्चों ln/2, और ये जो है हो जाएगा 16, और ये बच्चों 5 माइनस ln/2, और ये हो जाएगा 5 माइनस 16। तो बच्चों यहाँ से 5 21/2 एंड 16, और यहाँ से हो जाएगा -1/2 एंड दिस इज व्हाट -11। ठीक है ना? एंड इफ यू टेक d is equal to -11/2 also, तो 5 minus 11/2 एंड 5 minus 2 into 11/2, और ये बच्चों हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो प्लस 11/2 एंड 5 प्लस 2 into 11/2, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 5 -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे बच्चों ये जो है इनफैक्ट -11 है ना, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 into 11/2, तो 5 माइनस 11 यहाँ पे -6 ही होगा, -6, तो -6, और यहाँ पे 5 21/2, और दिस इज व्हाट 16। तो बच्चों ये दोनों देखो बस ये रिवर्स ऑर्डर में हो जा रही हैं। तो d अगर ln/2 लो, या d को बच्चों अगर आप ln/2 ले लो या -ln/2 ले लो, आपको जो लार्जेस्ट टर्म आ रहा है वो 16 ही आ रहा है। तो यहाँ से देखो हमने डिस्कार्ड कर दिया 1 और -1 को, और d को आप ले लो ln/2 ले लो या -ln/2 ले लो, आपका आंसर आ जा रहा है यहाँ से। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब बच्चों कुछ एपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में और अभी लेता हूँ। I will come to more question of AP, but before that, I am going to take one more question, which I have asked in the past, not in 2020, but in earlier IIT examination. So I am going to take that question also. So the sum of n terms of two series, the sum of n terms of two series in AP are in the ratio 5n plus 4, ratio 9n plus 6. Find the रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म्स। तो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन ए है 129 अपॉन 231, 12 अपॉन 13, 131 अपॉन 229 एंड 13 अपॉन 12। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है सीरीज। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो A1, A2, A3, बच्चों ये कोई सीक्वेंस है, दिस इज सम सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के टर्म्स का ही जो सम लिखते हो आप ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, इसी को हम बोलते हैं सीरीज। ये ध्यान रखना। अगर बच्चों अगर ये फाइनाइट सीक्वेंस है तो यहाँ पे फाइनाइट सीरीज मिलेगी, और अगर बच्चों ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। तो यहाँ पे टर्म जो यूज किया गया ना, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन एपी। ठीक है ना? तो बच्चों अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो ये जो सीरीज होगा ना वो एपी सीरीज कहलाएगा। ये ध्यान रखना। So the sum of the n terms of two series in AP are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 13th term. तो बच्चों देखो यहाँ पे आप लिख लो Sn upon S dash n is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 16. ये लिख लो आप ऐसे। जहां पे बच्चों मैं जो Sn की बात कर रहा हूँ ना, Sn है यहाँ पे बच्चों, मान लो Sn कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसके मान लो जो है A1 प्लस D और A1 प्लस 2D, ये बच्चों मान लो पहली सीक्वेंस है, और दूसरी सीक्वेंस है मान लो S1 डैश A1 डैश प्लस D डैश, ऐसे आप एज्यूम कर लो A1 डैश प्लस 2D डैश, क्योंकि दो सीक्वेंसेज हैं और दोनों एपी में हैं, और उनके एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया गया है ये। तो पूछा गया है कि उनके जो टर्म का रेशियो होगा, 13 टर्म का रेशियो होगा, वो क्या होगा। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे।
तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप एस एन का फॉर्मूला लिख दो और एस एन डैश का भी फॉर्मूला लिख दो। तो ये तो आप जानते ही हो अच्छे से। तो ये हो जाएगा बच्चों n/2 2a1 प्लस, या बच्चों इसको आप इसको क्यों ना यही लिख देते आप सिंपली ए, यहाँ पे a1 लिखने की क्या जरूरत है, सिंपली आप मान लो एस एन है ए प्लस डी ए प्लस 2d, और एस एन डैश के जो टर्म्स हैं वो है, मतलब जो दूसरी सीक्वेंस है उसके जो टर्म्स हैं ए डैश प्लस टू डी डैश एंड सो ऑन। तो बच्चों 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन n/2 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों में n है, तो इसलिए दोनों जगह n आया है, और ये आ जाएगा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 16, और इस n/2 से n/2 देखो कैंसिल भी हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा बच्चों 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 16। देखो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो उस पर भी ध्यान आपका रहना चाहिए। वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टर्म्स। तो रेशियो आप टर्म्स निकालने के लिए बच्चों, मान लो n टर्म अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 2a नहीं होना चाहिए बल्कि a होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो a प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू डी अपॉन a डैश प्लस n माइनस वन बाई टू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 16, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, अगर आपको चाहिए मान लो 13 टर्म, तो आप खुद सोचो 13 टर्म क्या होगा। 13 टर्म क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगो। ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे इस पूरा जो यहाँ पे जो टर्म आया है, यहाँ पे ये, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या कर लो, यहाँ पे n माइनस वन बाई टू शुड बी इक्वल टू ये 13 माइनस वन होना चाहिए बच्चों। 13 माइनस वन, दिस इंप्लाइज n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 25। तो बच्चों अगर इसमें अगर n इज इक्वल टू 25 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो पुटिंग, क्योंकि देखो ये तो किसी भी n के लिए ट्रू है बच्चों ना, किसी भी n के लिए ट्रू है, तो n की जगह पे हम 25 अगर रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम रख सकते हैं a प्लस, और n की जगह पे 25 रखते ही ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों a प्लस 12d अपॉन a डैश प्लस 12d डैश इज इक्वल टू, और यहाँ पे 5 इंटू 25 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 25 प्लस 16, और ये हो जाएगा बच्चों आपका जो डिजायर्ड आंसर है वो आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 25 बच्चों कितना होता है 125, और 4 129 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 25 प्लस 6। सो बच्चों 9 इंटू ये 9 है 25 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 231। तो ये आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। हाँ केशव, देखो केशव ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बच्चों ये हमारा जो है, सोचो ये यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, हमने 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हमको मिल गया। अब हमको बच्चों चाहिए क्या, अब उस पर ध्यान रखो, 13 टर्म चाहिए। तो 13 टर्म आप बच्चों निकाल लो। अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो 13 टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे चाहिए a प्लस 12d चाहिए, यहाँ पे ओवरऑल क्या चाहिए, a प्लस 12d चाहिए, यानी इसकी यहाँ पे चाहिए हमको 12। तो n माइनस वन बाई टू क्या चाहिए, 12 चाहिए। कैसे समझ में आ गया आपको। मैं आपको इसी क्वेश्चन में बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा। आप लिख लो क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स of two series
लिख लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ टू सीरीज in AP are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 16. Find the ratio of their nth terms. बच्चों यहाँ पे तो 13 टर्म दिया गया है। मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस में आप nth टर्म का रेशियो निकालोगे। तो देखो क्या दिया गया है। तो सॉल्यूशन बच्चों वही, मान लो एस एन हमारा है ए प्लस डी वाली जो सीक्वेंस है वो एस एन को डिनोट कर रही है। एस एन डैश ए प्लस ए डैश प्लस डी डैश एंड सो ऑन ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन n बाई टू ए डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n plus 4 upon 9n plus 16, 9n plus 6 ये है। बच्चों यहाँ पे 6 था। ठीक है ना। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो n बाई टू कैंसिल हो जाएगा और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 आएगा। अब बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको चाहिए एन टर्म का सम चाहिए बच्चों, एन टर्म के रेशियो का सम चाहिए, एन जो टर्म है उसके रेशियो का सम चाहिए। तो क्या करो, फिर वही काम करो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो a प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी अपॉन ए डैश प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 होगा बच्चों। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, अगर बच्चों मुझे चाहिए, मान लो अगर n माइनस वन बाई टू को बच्चों मैं अगर रिप्लेस कर दूं, और ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, अगर बच्चों n माइनस वन बाई टू को मैं रिप्लेस कर दूं अगर n माइनस वन से, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या चाहिए बच्चों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको चाहिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी चाहिए अपॉन ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश चाहिए इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज हम ला सकते हैं। तो बच्चों अगर हम n की जगह पे क्या रख दें जिससे हमारा काम हो जाएगा, तो बच्चों अगर n की जगह पे अगर हम रखते हैं रिप्लेस n विथ 2n माइनस वन, अगर बच्चों n की जगह पे 2n माइनस वन रख देंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो, तो यहाँ आ जाएगा 5 2n माइनस वन प्लस 4 अपॉन 9 2n माइनस वन प्लस 6 ऐसे कुछ आ जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे चेंज क्या आएगा, देखो n तो कुछ भी हो सकता है ना, n कैन बी एनीथिंग, सो आई एम रिप्लेसिंग n विथ 2n माइनस वन, आवर न्यू n इज 2n माइनस वन इन प्लेस ऑफ n। तो इससे क्या फायदा मिलेगा बच्चों, यहाँ से इससे फायदा मिलेगा, अब देखो न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, a प्लस टू एन माइनस वन बाई टू इंटू डी, जरा न्यूमरेटर को देखो सिंप्लीफाई करके तो क्या आएगा, तो टू एन माइनस टू हो जाएगा ऊपर, a प्लस टू एन माइनस टू अपॉन टू इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं आ गया। तो बच्चों अगर n की जगह पे अगर आप रख लोगे टू एन माइनस वन, तो ये सिंपली बन जाएगा रेशियो ऑफ द n टर्म। सो ये हो गया बच्चों, तो यू कैन से an अपॉन an डैश इज इक्वल टू नाउ, और यहां से सिंप्लीफाई कर लो 10 n माइनस 5 तो माइनस वन अपॉन 18 n और माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, ये आ गया बच्चों। और जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें अगर n इक्वल टू आप सिंपली रख देते 13 तो आपका आंसर आ जाता। पिछले क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहीं से आ जाएगा सीधे सीधे, n की जगह पर सिंपली आप 13 रख दो, तो देखो 10 इंटू एन माइनस वन, तो 13 इंटू 10 130 माइनस वन 129 ऊपर आ जाएगा,
और नीचे ऐसे ही बच्चों आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ऐसे इन जनरल आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। और ये भी क्वेश्चन बच्चों मैं ले रहा हूं 2020 से ही। सो लेट 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 plus and so on is up to 40 terms, up to 40 terms. Up to 40 terms. Is equal to S. If S is equal to 102 times M, then M is equal to, ऑप्शन ए है बच्चों 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 5. तो नाउ पे अटेंशन। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक ऐसी सीक्वेंस ले लिया बच्चों कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ये 4 और 8 का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो ये एपी में तो नहीं है ना, एपी में तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 3 + 8 + 13 एंड सो ऑन प्लस 4 + 9 + 14 एंड सो ऑन इज इक्वल टू एस लिख सकते हो इसको। देखो ये पेयर बन रहा है यहाँ पे, और बच्चों ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म ये एपी में है। हर एक पेयर का जो पहला टर्म है ना उसको ले लोगे तो एपी है, और हर पेयर का जो दूसरा टर्म है वो भी एपी में है। तो ये भी बच्चों 20 टर्म्स होना चाहिए, और ये भी 20 टर्म्स होना चाहिए, और ये एस की इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब यहां से क्या करो कि आपको चाहिए बच्चों सिंपली 20 टर्म्स का सम यहां से निकाल लो और 20 टर्म्स का सम यहां से निकाल लो। तो यहां से आ जाएगा 20/2 2a 2 × 3 प्लस n-1 19 × d, d कितना है बच्चों 5 है यहाँ पे, प्लस 20/2 और 2a 2 × 4 प्लस 19 × d, d यहाँ पे भी बच्चों 5 है, इज इक्वल टू एस आ गया। ठीक है ना, और यहाँ से आप चाहो तो इसका लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो बच्चों, इसका भी लास्ट टर्म निकाल सकते हो। तो इसका लास्ट टर्म और ये इसका लास्ट टर्म, ये फिर एक पेयर बन जाएंगे, कंसेक्यूटिव पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि ये बच्चों यहाँ पे 3 4 है और ये 8 9 है वैसे, तो उसकी खैर कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे 10 कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 6 प्लस और 19 × 5 95, और बच्चों प्लस 10 और 8 प्लस, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू एस, और ये बच्चों आ जाएगा 10 और 95 + 6 101 प्लस 95 + 8 103 इज इक्वल टू एस, और ये 10 × 402 इज इक्वल टू एस। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है ये भी आप देख लो, एस की जगह पे दिया गया है 102 × m, तो यहाँ से देखो s इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 20 × 102, तो देखो बच्चों m इज इक्वल टू 20 20। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों मैं और लेता हूँ, और एक बार ऊपर करना थोड़ा। हाँ ओके सर। ठीक है। अब बच्चों
एक क्वेश्चन बनता है जो 10th लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको करा देता हूँ। और बच्चों ये भी क्वेश्चन लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका लेवल कोई बहुत हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन करा देता हूँ। एक सेंस आपको मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स और कुछ ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन both sequences 3, 7, 11 and so on up to 407 and 2, 9, 16 and so on 905 each. ऑप्शन ए बच्चों है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 15. टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो क्वेश्चन आपके सामने है, दो एपी दिए गए, आप देख लो दोनों एपी हैं। पहला देखो 3, 7, 11, तो फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस बच्चों 4, और दूसरे में फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 7, तो दोनों है तो एपी में। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इन दोनों एपीज में जो कॉमन टर्म होगा बच्चों, कॉमन टर्म वो कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर बच्चों दो एपी दिए गए हैं और उनमें कोई कॉमन टर्म है, जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखो एपी में है, और आप ले लो 3, 6, 9, 12, ये भी एपी में है। इनका कॉमन टर्म का सीक्वेंस बनाओ। ठीक है बच्चों, इनके कॉमन टर्म्स, चलो अब थोड़ा सा और पहले ले लो, यहाँ पे ले लो 0 और ये मान लो -3, ऐसे ये मान लो दो एपी बच्चों। अब इन दोनों के कॉमन टर्म का बनाओ एपी, यहाँ पे जो कॉमन टर्म है और यहाँ पे जो कॉमन टर्म है, तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों जो कॉमन टर्म की जो सीक्वेंस है ना, वो भी एपी में होगा। अगर दो सीक्वेंसेस एपी में है तो उनकी जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस बनेगी ना, जो कॉमन जो फर्स्ट टर्म होगा, जो कॉमन सेकेंड टर्म होगा, जो कॉमन थर्ड टर्म होगा, वो भी एपी में ही होगा। देख लो 3, 6, 9 ये एपी में आ गया। और उसका जो कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो सोल्यूशन, यहाँ पे पहली एपी क्या है 3, 7, 11, और चलो और थोड़ा लिख लो 15, और बच्चों और लिख लो 19, फिर बच्चों और लिख लो 23 एंड सो ऑन। थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स लिख लो। दूसरा एपी जो है क्या है 2, 9, 16, 23 एंड सो ऑन, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे बच्चों देखो एक कॉमन टर्म तक हमने लिख लिया इसको, जैसे कि पहला कॉमन टर्म मिल जाए उतना हमको लिखना पड़ेगा। तो दोनों में देखो एक कॉमन टर्म आ गया। अब दूसरे के लिए आपको चिंता नहीं करनी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों है, कॉमन डिफरेंस है इसका 4, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। तो बच्चों जो इनका जो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन टर्म आएगा, कॉमन टर्म वो बच्चों 23 एंड सो ऑन, और उसका कॉमन डिफरेंस आएगा 28। द एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 एंड 7। ठीक है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा बच्चों 23, और जो नेक्स्ट टर्म आएगा 23 प्लस 28 आएगा, दैट इज 51 एंड सो ऑन। ये आपको समझना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि कॉमन टर्म्स जो है, दोनों जो सीक्वेंसेज का जो कॉमन टर्म होगा, वो कॉमन टर्म बच्चों कभी भी इन दोनों में जो स्मॉलर है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। देखो ये 407 तक ज्यादा है और ये 905 तक ज्यादा है। तो बच्चों इन दोनों में जो स्मॉलर है वो 407 है, क्योंकि जो कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस होगी वो इन्हीं सीक्वेंसेज में से आएगी। तो 407 से तो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है वो। समझ में आ रही बात आपको ना? तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, अब अब हमको क्या करना पड़ेगा, 23, लेट देयर बी n टर्म्स, let there be n common terms
तो क्या होगा बच्चों यहां से 23 प्लस n minus 1 into d, and this should be बच्चों less than or equal to the smaller between these two, that is 407. ये पक्की बात है। ये उसका 407 हो जाए या पहले ही बच्चों हो सकता है कि 407 के पहले कोई नंबर आए जो दोनों के बीच में कॉमन टर्म हो, ठीक है ना, लेकिन 407 से छोटा ही होगा या 407 के बराबर ही होगा वो जो कॉमन टर्म होगा। तो बच्चों मैंने ऐसे लिख लिया इसको, और यहां से अब क्या करो, n minus 1 into 28 is less than or equal to 407 minus 23. तो n minus 1 into 28 is less than or equal to 4 और 8 और 384 हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यहां से अब इसको 384 को हम डिवाइड करेंगे, तो बच्चों 384 को 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, मैंने कैलकुलेटर का यूज करके डिवाइड कर लिया, तो n minus 1 is less than or equal to 13.7, so that is n is less than or equal to 14.7, यानी बच्चों n must be 14। और बच्चों जो कॉमन टर्म है ना वो 407 नहीं बन पाएगा, इसके पहले बल्कि होगा। अगर वो कॉमन टर्म आप निकालना चाहते हो ना तो n इक्वल टू 14 रख दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा व्हाट इज दैट कॉमन टर्म, लास्ट कॉमन टर्म। तो ठीक है बच्चों, तो बस आपसे ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे 14, सो आंसर इज 14। बस हमारा काम हो गया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप एक बार बता दो मुझे, डिड यू गेट इट? अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये जान करके कि ये क्वेश्चन हम जो प्रीवियस जो आईआईटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सबसे जो रिसेंट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंट आया हुआ है आईआईटी मेंस में, वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की, बाद में करेंगे। सबसे पहले अब हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन और उस मीन के बीच में कुछ दो नंबर के बीच में कुछ बच्चों नंबर्स इंसर्ट किए जाते हैं जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाएंगे, तो उनको बोलते हैं अरिथमेटिकल मीन्स। तो अरिथमेटिकल मीन्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स और हार्मोनिक मीन्स बच्चों हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो अभी बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसा मैंने बिगिनिंग में आपसे कमिटमेंट किया हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। आपको मैं बताऊं, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर बच्चों इजी चैप्टर माना जाता है, ठीक है ना। और ये एक तरीके से देखा जाए तो श्योर क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, मतलब आप ठीक से पढ़ लोगे ना, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, थोड़े क्वेश्चंस कर लोगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, तो आप सर्टेनली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे इस टॉपिक के, और इजिली अटेम्प्ट करके आओगे। थोड़े से कंपटीशन वगैरह आते हैं तो आपने देखा था कि वो जैसे कि 4 डिग्री का एक इक्वेशन बना था आज की क्लास में, आपने देखा था, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फाइनली आपने देखा कि वो बड़ा आराम से सॉल्व हो गया। तो बस इस तरह की सिचुएशन कुछ आएंगी तो उसको आप पहले से ही फेस कर लोगे ना, तो फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझो, अच्छे तरीके से समझो। तो एपी हमने देखा था, क्या एपी बच्चों हमने देखा था कि जैसे 2 4 6 8 10 12, ये बच्चों एपी में था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। ज्योमेट्रिक यानी कि क्या आपने किया, देखो बच्चों मैं हमेशा जो अप्रोच यूज करता हूँ ना, वो एक ऐसा अप्रोच यूज करता हूँ जो कि ग्लोबल इन नेचर हो, जो जिसमें कोई कंट्राडिक्शन ना आए। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं 2 ऐड करता हूँ, इसमें भी 2 ऐड करता हूँ, इसमें भी 2 ऐड करता हूँ, तो ये एपी में हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने इसी बात से ये स्टार्ट किया था, ये बात कहना। तो बच्चों एपी क्या होता है, एपी में एक फर्स्ट टर्म होता है और उसमें कोई डेफिनेट नंबर आप ऐड कर दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, और सेकंड टर्म में फिर कोई डेफिनेट नंबर आप टर्म, वही वाला डेफिनेट नंबर आप टर्म ऐड करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन।
तो जिस डेफिनेट अमाउंट को आप ऐड करते हो दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। वैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ सीक्वेंसेस, और देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ कुछ। 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 and so on। 2 4 या अब बच्चों ले लो आप 2 4 8 16 32 and so on। 3 3 9 27 81 and so on। ठीक है बच्चों। 2 0 0 0 0 and so on। So that's so interesting। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है। Now try to understand, try to understand। बच्चों मैंने एक डेफिनेट नंबर लिया है 1, जिसको मैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलूंगा। देखो ये सीक्वेंस तो सारी है, लेकिन ये सीक्वेंस एक खास सीक्वेंस है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों। तो इसमें खास पैटर्न है। तो बच्चों अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर चौथा टर्म आ जाएगा एंड सो ऑन। तो एपी में क्या कर रहे थे हम, एपी में फर्स्ट टर्म होता था और फर्स्ट टर्म में हमने कोई डेफिनेट नंबर ऐड कर दिया तो सेकंड आ गया, और फिर उसमें सेकंड में कोई डेफिनेट नंबर ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म आ गया एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म में बच्चों एक डेफिनेट नंबर मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, फिर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। समझ रहे हो ना। तो बच्चों ये जो सीक्वेंस तो देखो, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1 एंड उस डेफिनेट नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। लेकिन कॉमन रेशियो थोड़ा सा बच्चों जो है आपको समझना है कि कॉमन रेशियो हमेशा आप यूज कर नहीं सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 2/1 तो 2 है, 4/2 2 है, 8/4 2 है, 16 अपन बच्चों 8 2 है। ठीक है ना। तो यहाँ तो ठीक है कि कोई टर्म जीरो नहीं है, लेकिन बच्चों जहां पे जीरो टर्म आ जाएगा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं प्रीफर करूंगा मल्टीप्लीकेशन को। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो -1 है। तो देखो अगर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -1, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी बच्चों जीपी में है। ये देखो जीपी में इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और कॉमन रेशियो बच्चों क्या है, कॉमन रेशियो 2 2 देख रहे हो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है। यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 है। यहाँ पे बच्चों कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो 0 है। 0 कैन बी द कॉमन रेशियो बच्चों। कुछ लोग जो है बच्चों इस बात को समझते नहीं है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो कैन बी 0, कीप इन माइंड। तो बच्चों जनरल जो बच्चों आएगा, जनरल जीपी क्या आएगा, जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म ए है। और देखो कहीं पे भी यहाँ पे बच्चों डिवीजन कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, फर्स्ट टर्म ए है एंड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। हियर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बच्चों नाम यूज किया जाता है। ऑब्वियसली कॉमन रेशियो नाम यूज करने का रीजन देखो यहां से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ए है और बच्चों कॉमन रेशियो 2 है, क्योंकि 4/2 क्या है 2 है, 8/4 क्या है 2 है, 16/8 क्या है 2 है एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये कॉमन रेशियो वाला टर्म आया है। ठीक है ना। लेकिन कोई भी जो जनरल सीक्वेंस होती है बच्चों, वो इसी जो कोई भी जो जनरल बच्चों जो एपी होता जीपी होता है वो इसी टाइप का होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। जैसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर 2 को अगर आप बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर तीसरा टर्म आ जाएगा 0 से एंड सो ऑन। लेकिन रेशियो लोगे 0/2, तो चलो ये तो 0 हो गया, लेकिन 0/0 बच्चों क्या लोगे, तो देयर इज ए प्रॉब्लम ना। 0/0 यहाँ पे क्या लोगे, 0/0 क्या लोगे। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए बच्चों, अब कहने के लिए तो आप बोल सकते हो कि 0/0 एक अनडिफाइंड नंबर है, 0/0 अनडिफाइंड नंबर। तो अनडिफाइंड नंबर है तो बच्चों जो है अब जैसे 0/0 मान लो अनडिफाइंड नंबर आ गया, तो दैट कैन बी एनी नंबर यू कैन से। तो आई वुड टेक इन 0/0 हम 0 ही ले लेंगे वहां पे।
तो इस तरीके से आप अपने आप को मतलब समझा सकते हो। लेकिन सबसे जो बेटर तरीका है बच्चों वो है कि जीपी को डिफाइन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि a is the first term and r is any number, then a into ar square, ar cube and so on is said to be a GP. That's all. क्योंकि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं है। a आ गया, r से मल्टीप्लाई करो ar आ गया, फिर बच्चों r से मल्टीप्लाई करो ar स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन। नाम बच्चों इसका कॉमन रेशियो कहा जाता है, इसीलिए मैं बार बार जो है वहां से भी लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे केसेस में जहां पे कोई भी टर्म जीरो नहीं है सीक्वेंस का, फिर वहां पे आप उसको कनेक्ट कर लोगे। लेकिन जहां पे जीरो आ रही है वहां पे ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बन गया। और रेशियो वाले टर्म्स में डिफाइन करोगे तो बच्चों वो यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखना। तो बच्चों बड़े आराम से nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा ar to the power n minus 1। an क्या होगा ar to the power n minus 1। जैसे बच्चों AP में होता था वैसे ही GP में हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर है, फोर्थ टर्म बच्चों ar क्यूब है, तो nth टर्म क्या होगा ar to the power n minus 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों इसमें। अब सम ऑफ द n टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ द n टर्म्स बच्चों क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो बच्चों इसको ऐसे डिनोट कर दो, a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसको ऐसे डिनोट करो और बच्चों इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो। तो r एस एन क्या आ जाएगा, r से मल्टीप्लाई करके बच्चों एक काम और करना है आपको, एक टर्म मूव कर दो, शिफ्ट कर दो राइट वर्ड। तो a को r से मल्टीप्लाई करो और ए आर के नीचे लिखो, फिर ए आर को r से मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ए आर टू द पावर n, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए, और ये प्लस जीरो एंड सो ऑन प्लस जीरो माइनस ए आर टू द पावर एन, और यहां से बच्चों आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन आर 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू 1। बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर आर 1 हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिल गया, एस एन इज इक्वल टू a 1 minus r to the power n upon 1 minus r if r is not equal to 1। if r is equal to 1, if r is 1 बच्चों, तो this would become in AP also, this GP will also become in AP। अब देखो a and last term is also a and there are n terms, so what is the sum of these n terms of AP, n times a। तो बच्चों अगर r1 हो जाएगा तो that is a very special case, very peculiar case, and in that case the GP would become AP। कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, सारे टर्म सेम हो जाएंगे बच्चों, तो वो एपी हो जाएगा। तो एपी के लिए बच्चों यहाँ पे देखो r1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ये बच्चों, यहाँ पे r1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी बच्चों 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर 0 से आप डिवाइड तो करोगे, यहाँ पे 1 माइनस आर से डिवाइड तो करोगे, क्योंकि 1 माइनस आर तो 0 है, तो ये बचना चाहिए मैथ्स में इससे, तो इसलिए आर जब वो, ठीक है बच्चों। और एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, कंप्लीट कर दूं, मेरे साथ बने रहो, वो ये कि बच्चों जीपी एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात जीपी में निकल करके आती है, वो ये आती है कि अगर बच्चों इफ आर इज लाइन बिटवीन 1 एंड -1, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। अगर आर -1 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे बच्चों मान लो आर जो है 1/2 हो गया, तो 1/2 की पावर बच्चों मान लो n है, मान लो 1/2 की पावर n है, तो आप खुद सोचो कि अगर n बच्चों 1 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, n अगर 2 होगा तो 1/4 हो जाएगा, n अगर 3 होगा तो ये 1/8 हो जाएगा। तो बच्चों अगर n बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ेगा, n को बढ़ाओगे तो ये बच्चों कहां पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। तो बच्चों आप इस चीज को नोटिस करो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और वो जीपी की एक बहुत ही खासियत है ये, वो ये कि बच्चों अगर n इंफिनिटी पे चला जाए, if n goes towards infinity, then sum of infinite terms of a GP क्या होगा, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये होगा बच्चों S इंफिनिटी, और ये हो जाएगा बच्चों A अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि
बच्चों यहाँ पे जो r की पावर n है, ये जो r की पावर n है, अगर r बच्चों मान लो 1/2 हो गया, आप समझने के लिए आप 1/2 ले लो, तो 1/2 की पावर n व्हेन n इज वेरी बिग इज नथिंग बट 0, तो ये सिंपली बच्चों हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा. सो इफ r लाइज बिटवीन -1 to 1, देन बच्चों r टू द पावर n 0 पे चला जाएगा, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो होगा बच्चों वो हो जाएगा ये. तो ये आप ध्यान रखना बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको सेंस ऑफ कंप्लीटनेस के लिए मैं करा देता हूं, जो कि इसी साल पूछा गया बच्चों. एपी के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जीपी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे. तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, और क्वेश्चन था ये 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/16 इंटू 8 की पावर 1/48 एंड सो ऑन बच्चों अप टू इंफिनिटी. ये कितना आएगा? तो √2 b 2 c 2 की पावर 1/4 और d 1 था बच्चों. तो सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. 2 की पावर 1/4 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 1/16 है बच्चों, ये 1/16 है. 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/16, 8 की पावर 1/48. तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/8, और ये आ जाएगा 2 की पावर 1/16 एंड सो ऑन बच्चों आएगा. और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन. अब बच्चों देखो ये अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो ये बच्चों जो है जीपी में है 1/4. तो देखो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ये जीपी में है. इसका कॉमन रेशियो क्या है? a 1/4 है, और r है बच्चों 1/8/1/4 निकाल दो. 1/8/1/4 क्या होगा? 1/2 होगा. ठीक है ना? तो a अपॉन 1 माइनस r, और a कितना है? 1/4 है, और 1 माइनस 1/2, और ये बच्चों आ जाएगा 1/4/1/2, तो हो जाएगा 1/2. और आंसर बच्चों आ जाएगा इस तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1/2 दैट इज √2. और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या देखा आज की क्लास में कि जो जीपी होता है, जीपी में अगर बच्चों कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो जो इनफाइनाइट जीपी बनेगा ना उसका भी सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा. और अगर r -1 और 1 के बीच में नहीं लाई करता है तो सम बच्चों फाइनाइट नहीं आएगा. ये जैसे कि मान लो अगर आपको निकाला जाए 2 4 6 2 4 8 16, तो ये बच्चों किस में है? जीपी में है. लेकिन इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप निकालोगे तो 2 + 4 + 8 + 16 ये फाइनाइट तो है ना आएगा. ठीक है ना बच्चों? अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने एपी में ऐसा क्यों नहीं किया? एपी में बच्चों, एपी में a प्लस डी, जैसे मान लो 1 2 3 4 ये एपी में है, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? फाइनाइट नहीं होगा बच्चों. ठीक है ना? 2 5 8 इसके इनफाइनाइट टर्म का सम कभी बच्चों फाइनाइट नहीं होगा. तो इसलिए बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस विच इज इन एपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है. लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी की बात किया जाए, अगर कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इवन दो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इन द सीक्वेंस, देयर विल बी अ फाइनाइट सम, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए formula for infinite number of terms of a GP, and this is that formula. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच.